प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मृदुला गर्ग का जो संस्मरण है, मेरे संग की औरतें, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो संस्मरण है, ये लेखिका ने जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, उन्हें इस लेख के माध्यम से व्यक्त किया है। लेखिका के साथ की जो औरतें हैं, उनके परिवार में जो औरतें हैं, जैसे उनकी नानी है, परदादी है, दादी है, माँ है, उनके बारे में बताया है। स्मृतियों को यहाँ पर यादों को ताज़ा किया है। हमने पहले भाग में अभी तक पढ़ा है कि लेखिका जो है मृदुला गर्ग, इनकी जो नानी है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्वतंत्रता सेनानियों को पसंद करने वाली औरत थी। तो यहाँ पर इनके जो पति है वो विलाई चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं बैरिस्ट्री यानी वकालत करने, और वहाँ से जब वापस लौट करके आते हैं तो जो लेखिका है वो न तो विलायती जो रीति रिवाज है उन्हें अपनाती है और न ही जो है उनका विरोध करती है। लेकिन जो लेखिका की नानी है वो चाहती है कि उनकी बेटी अर्थात लेखिका की माँ की शादी ऐसे लड़के से हो जो अंग्रेज़ों का गुलाम ना हो, अंग्रेज़ों की आज्ञा का पालन करने वाला लड़का न हो, ऐसे ही लड़के से शादी हो। इसके लिए वो जो उनके पति के दोस्त है, मित्र है, प्यारे लाल जी, उनको बुला करके लेकर के आती है और कहती है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से की जाए जो स्वतंत्रता सेनानी हो, अंग्रेज़ों का गुलाम ना हो, अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी नहीं हो। यहाँ पर इसी प्रकार से आगे हमने पढ़ा कि लेखिका की माँ जो है वो भी पढ़ी लिखी, उसकी शादी पढ़े लिखे लड़के से, होनहार लड़के से हो जाती है और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में लेखिका की माँ की शादी जिस लड़के से होती है उसे ICS का अर्थ है इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया जाता है। जिसकी जेब में पुश्तैनी यानी पूर्वजों से जो धन मिला है या जो रुपया पैसा मिला है, 1 रुपया भी नहीं था। माँ बेचारी, अपनी माँ जो है लेखिका की, वो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली और सादा जीवन उच्च विचार रखने वाली महिला है। यहाँ पर जो लेखिका की दादी है वो उसके लिए कुछ शब्द कहती है कि हमारी बहू तो ऐसी है जिसे धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। यहाँ पर छीका आप जानते हैं, छीका जो होता है यानी कि 3 रस्सियाँ बांध करके और ऊपर उस पर दही का बर्तन, मक्खन, छाछ, दूध कुछ भी रख सकते हैं। क्यों नहीं, इसकी 2 वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान की तमाम पुरुषों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत यानी अंग्रेज़ों से अभिप्रेरित थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, यानी अंग्रेज़ों की आज्ञा मानने वाले थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेज़ों जैसा ही था। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लेखिका के नाना जी की। मज़े की बात तो ये थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। प्रशंसक यानी प्रशंसा करने वाले। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले हो, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे,
शोहरत यानी प्रसिद्धि। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था, यानी लेखिका जो है, लेखिका उनकी माँ की बात कह रही है कि जो लेखिका के दादाजी है उन्हीं का घर में दबदबा था, प्रभाव था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, यानी उसकी शादी कर दी। रोमांचक क्या कोई परी कथा होती, यानी परियों की कहानी। परी कथा का अर्थ होता है परियों की कहानी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएँ थी जो कहानी के तिलिस्म यानी जादू को और अधिक मजबूत बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत यानी कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता यानी किसी का पक्ष नहीं लेने का भाव कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात यानी परियों की का समूह से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनमें ठोस काम करने वालों की कोई सोच भी नहीं सकता था और हर कार्य जो है उसके लिए राय जरूर मांगी जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि लेखिका के जो दादाजी है उनका ही घर में अधिक प्रभाव है और उनका जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, जो जीवन जीने का तरीका है, जब वो इंग्लैंड चले जाते हैं बैरिस्ट्री करने, वकालत करने, तो वहाँ के रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। लेकिन इसका प्रभाव लेखिका की नानी पर नहीं पड़ता है। वो न तो उन रीति रिवाजों का विरोध करती है, न ही उनके अनुसार जीवन जीती है। वो अपने ही परंपरागत तरीके से जीवन यापन करती है। ये तो हुई नानी की बात। अब यहाँ पर लेखिका अपनी दादी के लिए कहती है, मैंने अपनी दादी को कई बार बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जुमला यानी शब्द का अर्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। देखिएगा, मुस्तैद का अर्थ होता है तैयार, तत्पर रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। कहने का भाव यह है कि जो लेखिका की दादी है उन्हें कई बार लेखिका ने कहते सुना था कि हम हाथी पर हल नहीं जुतवाते, अर्थात असंभव कार्य को नहीं करते हैं। जो कार्य संभव हो उसी को मन लगा करके किया करते हैं। बचपन में ही मुझे इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया था। लेखिका बताती है कि उनकी जो परवरिश है, जो देखभाल है, वो माँ से अधिक घर के प्राणी करते थे और जो घर का कार्य था वो लेखिका की दादी और जो लेखिका की माँ की जेठानियाँ हैं वो ही घर के कार्य करती थी, बाकी लेखिका के पिताजी संभाल लेते थे। पर ठोस काम न करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि लेखिका की जो माँ है वो अधिक बीमार रहती थी और लेखन कार्य में रुचि होने के कारण घर के कार्य नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर जो परिवार के अन्य सदस्य थे वो घर के कार्य करते थे और इसका मतलब ये भी नहीं था कि लेखिका की माँ को आज़ादी का जुनून, जोश, उत्साह नहीं था, भरपूर था। वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर सी बात है कि जब जुनून आज़ादी का हो, यानी साधारण सी बात है कि जब जुनून यानी उत्साह, जोश आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस
वो कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाई है। देखिएगा प्रश्न बन रहा है, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। कैसे? स्पष्ट कीजिए। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसा कि भारतीय माँ में जो संस्कार होते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देना, उन्हें रहने सहने का ढंग सिखाना, उठने बैठने का तरीका, किस प्रकार से दैनिक क्रियाएं और रोज़ के जो कार्य हैं उन्हें सिखाएं, बच्चों से प्यार करना, उन्हें खाना बना करके खिलाना। लेकिन ये लेखिका की माँ कभी नहीं करती थी। इसीलिए कहा है कि वो भारतीय माँ जैसी नहीं थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते इसका एक ये भी कारण रहा है कि लेखिका की माँ अधिकतर बीमार रहती थी और घर बार नहीं संभाल पाती थी, ये भी इसका कारण है। इसीलिए भी उसे भारतीय माँ जैसा नहीं बताया। पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, वो रुचि नहीं लेती थी। सिर्फ साहित्य रचना करना ही लेखिका की माँ की रुचि थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, किताबें पढ़ा करते थे। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे जो परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के मध्य अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी माँ बहू की किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी प्रश्न बन रहा है कि लेखिका की जो माँ है वो कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, न अच्छी पत्नी, न ही माँ और न ही बहू का फर्ज अदा करती थी, निभाती थी। फिर भी उन्हें सब सम्मान देते थे। ऐसा क्यों था? क्यों? इसका आंसर होगा क्योंकि एक तो वो साहबी खानदान के रोब में रहती थी, यानी अच्छे खानदान से थी, अच्छे परिवार से थी। और इसके दो और कारण हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। कौन? लेखिका की माँ। वे एक इसका एक और कारण है कि सभी उससे क्यों प्रेम करते थे, क्यों इतनी श्रद्धा थी सभी की लेखिका की माँ के प्रति। वो गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी, यानी प्रकट नहीं होने देती थी। दूसरों के सामने किसी की गोपनीय बात को नहीं कहती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। घर वालों का भी अच्छा व्यवहार था लेखिका की माँ के प्रति, बाहर वालों से भी अच्छी दोस्ती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, यानी कि जो प्यार लेखिका को माँ से मिलना चाहिए था वो उसके पिताजी से मिलता था। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, यानी पत्र किसी के लिए भी आया हो, किसी का भी हो, लेकिन ही चिट्ठी क्यों ना हो, पत्र क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पत्र को कोई खोलकर नहीं देखते थे। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, यानी जो लेखिका है, कितने भाई बहन हैं? 6, सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, निजता का अधिकार था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी सबको अपनी गोपनीयता बनाए रखने का, अपनी निजता बनाए रखने की छूट थी। तो यहाँ पर लेखिका और उसकी 2 बहनें और एक छोटा भाई लेखन का कार्य करने लगे। लीक से किसके? लीक का अर्थ होता है परंपरा।
से हट करके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, अच्छा रहता। पर अपनी एक परदादी भी थी, लेखिका की एक परदादी भी थी। देखिएगा परदादी के विषय में लेखिका की क्या स्मृतियाँ हैं, क्या यादें हैं, क्या बातें हैं। जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार का अर्थ होता है लाइन, यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जो परदादी थी उसे परंपरा से हट करके चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल का अर्थ होता है दया, अनुग्रह से, उनके पास कभी दो को दान कर देगी, ऐसी उसकी परदादी की सोच थी। जैन समाज में अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह न करना, किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करना। कि सनक यानी पागलपन, बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। यानी जिसके ज़्यादा लड़कियाँ होती थी उन्हें बिरादरी से बाहर करने की हरकत वहाँ पर नहीं होती थी। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला, असली उनका जो असलियत थी वो तब देखने को मिली जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। किसकी माँ? लेखिका की माँ। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। यहाँ पर परदादी की जो स्मृतियाँ हैं, परदादी की जो बातें हैं, उन्हें इस लेख के माध्यम से, इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने अभिव्यक्त किया है। उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो, यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। यानी लेखिका की जो परदादी है उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि पहले मेरी बहू को लड़की हो, वरना ऐसे कौन, पहली चाहत लड़का होता है। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी भगवान और परदादी के बीच में इस संबंध को गोपनीय रखने के बजाय उसने सबके सामने प्रकट कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, अर्थात लोग परदादी है। मंदिर में जब उसने भगवान से मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू के पहले लड़की हो, तो यह सब सुनकर के लोग आश्चर्यचकित क्यों हुए? प्रश्न बन रहा है यहाँ पे, क्यों हुए? क्यों? इसलिए हुए कि पहले चाह लड़का होता है। परिवारों में हम आज भी देखते हैं पहली चाह लड़का होता है, लेकिन लेखिका की जो परदादी है उसने मंदिर में जाकर भगवान से और लड़की की चाह प्रकट की है। इसीलिए सबको आश्चर्य होता है, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, अर्थात उन्हें अधिक आश्चर्य होता है। उनके कोई वाजिब वजह ढूंढी न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। पुश्तों यानी पुरखों, जो पुराने हैं, पूर्वज हैं, उनसे। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, और पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, कुछ नहीं कहा, बल्कि बदसूरत का अर्थ होता है नियम से। यहाँ पर बदसूरत वैसे बुरी शक्ल का होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है नियम से। बदस्तूर, यहाँ पर ये बदस्तूर पढ़िएगा इसको, बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर यानी नियम से। लेखिका की दादी मंदिर में जाकर लड़की के लिए मन्नत मांगती रही, दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, पूरा मोहल्ला जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है।
तार जिसका कोई तार नहीं है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बसता। देखिएगा, तार खींचती यानी भगवान से मन्नत मांगती, और उधर से तथा वस्तु बसता यानी जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी। मर्तबा का अर्थ है पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू इच्छा किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान नहीं रहा। आज के लिए इतना ही। इसका 2 भाग हम पढ़ चुके हैं और आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।